हम लोग क्लास 10th का ये ज्योग्राफी का चैप्टर 1 देख रहे हैं, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अब ये जो 2021 में बोर्ड होने वाला है वहाँ पर कुछ जो है चेंजेस किया गया। सीबीएसई और एनसीईआरटी ने मिलकर कुछ जो सिलेबस है उसको थोड़ा सा रिसफल किया है। तो यहाँ पर अब चैप्टर थोड़ा लेंदी है, तो इसको समझने के लिए इसलिए मैंने एक नोट्स का सहारा लिया है। नोट्स जो लिखा मैंने जो उसको डिस्क्राइब किया है तो वहाँ से समझना होगा आपको। तो यहाँ पर रिसोर्सेज और डेवलपमेंट जो है ये चैप्टर 1 जो है इसको पहले समझना होगा कि रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है क्या। तो सबसे पहले क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि व्हाट इज रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जो है इसको समझने के लिए की पॉइंट्स टू रिमेंबर कि की पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड, कि जो भी हमारे आसपास इन्वायरमेंट में है, जो हमारे जो नीड्स है, ज़रूरतें हैं उसको सेटिस्फाइड करता है। एंड द थिंग विच हैव द यूटिलिटी, और वो सारे चीज़ में जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, तो उसको हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। और इट इज़ टेक्नोलॉजी एसेसिबल। और ये जो अगर टेक्नोलॉजी है, जैसे अगर हम दो चीज़ याद रखेंगे, अगर आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि एक टाइम एंड टेक्नोलॉजी, कि टाइम और टेक्नोलॉजी जो है, टाइम और समय और टेक्नोलॉजी के अनुसार जो सब कुछ चेंज होता है। अगर टाइम है, समय है, हो सकता है आज उसके लिए आपको बेकार हो, लेकिन कल आने वाले समय में हो सकता है कि वो अगर कोई टेक्नोलॉजी आ गया तो वो आपका एक रिसोर्सेस बन जाएगा। जैसे सऊदी अरबिया में जैसे उसके पास रिजर्व्स था, जो ऑयल के जो था रिजर्व था उसको पता नहीं था, उन्होंने सोचा ये बेकार है, इसका कोई यूज़ नहीं है। लेकिन 1976 में जब उसकी खोज भी, जब टेक्नोलॉजी आया, उसको निकालने का तरीका आया पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, तब वो एक रिसोर्सेस हो गया और सऊदी अरबिया रिच कंट्री बन गया। तो इसीलिए लिखा हुआ कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर टाइम विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड एंड द थिंग विच हैव द यूटिलिटी प्रोवाइडेड। और कैसे ही आएगा तो इट इज़ टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल, मैंने टाइम एंड टेक्नोलॉजी देयर आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो इकोनॉमिकली फिजिबल और आर्थिक रूप से वो उसका उपयोगिता हो और सबको इसको एक्सेप्ट करे, दैट इज नोन एज द रिसोर्सेज। अब है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज देखने के लिए हम लोग बहुत सारा बेसिस लेके चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम्स। तो ये जो हम लोग देखेंगे तो ऑन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज अलग अलग तरीके से हम लोग रिसोर्सेज को बांटते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बेसिक ऑफ ओरिजिन, कि अगर ओरिजिन के आधार पर देखते हैं कि वो कहाँ से आता है, तो रिसोर्सेज किसको कहते हैं, दो तरीके से बटा हुआ है। तो सबसे पहले है बायोटिक रिसोर्सेज और दूसरा है अबायोटिक रिसोर्सेज। बायोटिक रिसोर्सेज क्या है कि जिसमें लाइफ है, जिंदगी है, मीन्स रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है कि इट इज़ द मीन्स ट्रायंगल ऑफ द 3 स्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एंड हैव लाइफ, बायोस्फीयर हैव लाइफ, that is known as the such type of resources are known as the biotic resources। जैसे ह्यूमन बींग्स हो गया, फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया। हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन ये किस बेसिस पे देख रहे हैं, बेसिस ऑफ ओरिजिन। अबायोटिक हो गया कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम लोग अबायोटिक कहते हैं, जैसे रॉक्स हो गया, मेटल्स हो गया, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक। तो ये आप क्लास 8 में ऑलरेडी देखे होंगे। लेकिन बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, कि खत्म होने के अगर बेसिस में देखें तो अगर उस बेसिस पर रिसोर्सेज को क्लासिफाइड करते हैं तो दो आता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि 3 तरीके से, मतलब एक फिजिकल प्रोसेस हो सकता है, केमिकल प्रोसेस हो सकता है, मैकेनिकल प्रोसेस हो सकता है, उसके अनुसार जो रिसोर्सेज है वो रिन्यूड हो जाए। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल देखेंगे तो सोलर हो गया, विंड एनर्जी हो गया। तो सच टाइप ऑफ रिसोर्सेज आर नोन एज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज, मीन्स दे कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस बाय द फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेस। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है कि दीज रिसोर्सेज आर टेकिंग टाइम और टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू और इन देयर फॉर्मेशन, के उसको बनने में हजारों साल, लाखों साल लग सकता है। सम ऑफ दीज रिसोर्सेज लाइक मेटल्स आर रिसाइक्लेबल, वो रिसाइकिल हो सकता है, बट सम ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, जैसे जो फॉसिल फ्यूल्स है, दे कांट बी रिसाइकिल्ड, दे आर एडजस्ट विद देयर यूजेस। जैसे हम लोग कोल है जलाते हैं, राख बन गया, वो रिसाइकिल नहीं हो सकता। आयरन बार है, अगर वो खराब होता है तो आयरन बार को रिसाइकिल हो सकता है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी। अगर हम देखते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप जैसे हम लोग 3 चीज़ अभी तक देख चुके हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक, अबायोटिक, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब यहाँ पर है ऑनरशिप के आधार पर, अगर मालिकाना हक में देखें
तो कुछ ऐसे होते हैं इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं जिसको प्राइवेट रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। मीन रिसोर्सेज आर ऑन्ड बाय द इंडिविजुअल, ऑन्ड बाय द प्राइवेट और इंडिविजुअल, नोन एज द इंडिविजुअल रिसोर्सेज। देयर आर रिसोर्सेज दोज विच आर एसेसफुल ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी, जैसे पार्क हो गया या फिर टैंक हो गया या फिर पाउंड हो गया, तो कम्युनिटी के लिए होता है। रोड हो गया तो उसको हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेज कहते हैं। ऑल द रिसोर्सेज विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो हमारा देश का जो बाउंड्री है उसके अंदर कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये ऑनरशिप के आधार पर हो गया। और एक होता है कि द इंटरनेशनल रिसोर्सेज पैनल, जो कि साइंटिफिक पैनल है, वो एक्सपर्ट्स दैट एम टू द हेल्प नेशंस आर नेचुरल सस्टेनेबल विदाउट कंप्रोमाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और ह्यूमन नीड्स। तो इस तरह से हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेज, कम्युनिटी रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज और इंटरनेशनल रिसोर्सेज। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, अगर डेवलपमेंट के आधार पर देखें, जैसे विकास होता है, हम पहले बोले कि टाइम और टेक्नोलॉजी जो है, कोई रिसोर्सेज आज मेरे लिए बेकार साबित हो सकता है लेकिन आने वाले फ्यूचर में वो रिसोर्सेज अच्छा साबित हो सकता है। जैसे पोटेंशियल, पोटेंशियल है कि कुछ हमको पता है कि रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन ए रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज बिकॉज वी हैवंट टेक्नोलॉजी। जैसे पहला जो होता है पोटेंशियल एनर्जी, क्या चीज़ है, हमको पता है कि यहाँ पर ये रिसोर्सेस है। जैसे लद्दाख में हम लोग को पता है कि वहाँ पर यूरेनियम है, लेकिन हमको टेक्नोलॉजी नहीं पता है कि उसको कैसे टेक आउट करें। सो रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज टिल नाउ नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। अब है कि रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, पता लग चुका है ये रिसोर्सेज है, और दे आर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बी डिटरमाइंड, कि हमको पता है कि वहाँ पर ये रिसोर्स है, कितना रिसोर्सेज है, कितना टन है और उसका क्वालिटी क्या है। जैसे हम लोग कोल का देखते हैं, बिटुमिनस कोल, लिटिमस, जैसे कोल, लिग्नाइट कोल, ये सब जो हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज। यानी हमने ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट में पहला देखे पोटेंशियल रिसोर्सेज, हमको पता है कि रिसोर्सेज है बट वी हैवंट टेक्नोलॉजी टू टेक आउट। सेकेंड है कि हम लोग पास डेवलप्ड रिसोर्सेज है, हमको पता है कि क्वान्टिटी क्वालिटी कितना है। और तीसरा है स्टॉक, कि मटेरियल इन द इन्वायरमेंट, जो इन्वायरमेंट पर्यावरण जो मटेरियल है which have potential to satisfy human needs but human needs do not have their appropriate technology। जैसे अगर हम लोग पास पोटेंशियल एनर्जी या टेक्नोलॉजी है, यहाँ स्टॉक है, लेकिन उसमें कुछ पता है कि अभी ये इतना सारा हम लोग इस जगह को छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि ये हम लोग को तुरंत टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको हम लोग स्टॉक किसको कहते हैं, पोटेंशियल स्टॉक। याद रखिएगा कि एक डिफरेंस है, स्टॉक में हम अगर उस रिसोर्सेज में मेरे पास जो टेक्नोलॉजी है अगर उससे निकालते हैं तो उसको निकालने में इतना कॉस्ट पड़ जाएगा कि मार्केट में उसको महंगा पड़ेगा, वो मैंने एक्सपेंसिव होगा। और तभी हम किसी भी रिसोर्सेज को टेक आउट करते हैं जब वो इकोनॉमिकली हो। तो इस तरह से स्टॉक और पोटेंशियल में ये अंतर है कि पोटेंशियल हम लोग के पास यूटिलाइज नहीं किया गया है और स्टॉक जो हमारे पास ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो जो इकोनॉमिकली टेक आउट हो सके। और दूसरा है रिजर्व। रिजर्व वो कहते हैं जिसको हम लोग की द सबसेट ऑफ स्टॉक, स्टॉक का एक पार्ट है विच कैन बी टू पुट इन टू द विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्ट टेक्नोलॉजी नो हो बट देयर यूज नोट हैव बीन स्टार्टेड। कि हमको टेक्नोलॉजी पता है, सब कुछ पता है, लेकिन हम उसको अभी शुरुआत नहीं करते क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है, कैपिटल नहीं है। तो ये हो गया स्टेटस ऑफ टेक्नोलॉजी। अब हम लोग जब रिसोर्सेज की बात करते हैं तो हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक वर्ड आता है जिसको हम लोग क्लास 8 से ऑलरेडी देख रहे हैं कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कि हम लोग को कोई भी रिसोर्सेज को यूज करना है लेकिन उसको डैमेज, बर्बादी नहीं करना है। डेवलप्ड इन द प्रेजेंट शुड नॉट बी कंप्रोमाइज, कि आज ऐसा नहीं कि हम यूज़ नहीं करें, उसको यूज करें बट ऑल्सो सी द विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, कि फ्यूचर जनरेशन्स में भी वो यूज कर जाए। तो वाइडली एक्सेप्टेड ये स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियल यूज ऑफ रिसोर्सेज नोन एज द रिसोर्सेज प्लानिंग। अब ये क्वेश्चन हमेशा आता है, या और ये समय का जो 2021 का ये एक नंबर का आ सकता है कि रिसोर्सेज प्लानिंग क्या चीज़ है। तो रिसोर्सेज को हम एक वाइजली यूज करें, जुडिशली यूज करें। तो वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी एक ऐसा तरीका जो सबको एक्सेप्ट कर दिया ताकि इस तरीका से इस रिसोर्सेज को यूज करें, दैट इज रिसोर्सेज प्लानिंग। In June 1992, more than 100 head of state met in the Rio de Janeiro in Brazil। ब्राज़ील के रियो डी जेनेरो में लोग मिले और वहाँ पर रियो कन्वेंशन हुआ, इंडोर्स्ड हुआ, एक समझौता हुआ ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल की जंगल में क्या सिद्धांत होगा। और उसमें 21 एजेंडा जो है, इसको एजेंडा 21 के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्पैक्ट इन्वायरमेंट, डैमेज, पॉवर्टी, जैसे गरीबी भी दूर करना, इन्वायरमेंट को बचाना भी है। और अगर ग्लोबल कोऑपरेशन में कोई ऐसा डिजीज आता है तो उसमें इंटरेस्ट दिखाना है, सबको सहयोग करना है। जैसा अभी कोविड-19 आ चुका है तो अकॉर्डिंग टू द महात्मा गांधी,
अगर ये भी एक नंबर क्वेश्चन इसी से लाया था कि देयर इज एनफ फॉर एवरी बॉडी नीड्स एंड नॉट फॉर एनी बॉडी ग्रीड, कि मेरे पास इतना रिसोर्स नहीं है कि सबको वो मैंने दे सके, रिसोर्सेस है उसको दे सकता है, लेकिन हम लोग मैंने उसको ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। अब है हम लोग तो रिसोर्सेज देखें, अब रिसोर्सेज में एक आता है लैंड, कि हम लोग पास इंडिया में वेस्ट लैंड है 2000 का, ये जो करंट बुक है इसमें कुछ डाटा जो है चेंजिंग दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो दिख रहा है कि जो विंड एरोटेड एरिया, जो हवा से जो मैंने इरोजन हो जाता है, वो 10% एरिया है 2000 वेस्ट लैंड मैंने बेकार जमीन है। और जो कुछ जो समुद्र का पानी से वो ज़मीन जो है ख़राब हो गया, सलाइन हो गया या अल्काइन हो गया, उस तरह का जो 6% है। अगर फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया जो जंगल है 28% है, और जहाँ माने कि पानी से पूरा बेकार हो गया जमीन वो 56% है। तो यहाँ पर है कि प्लेन, माउंटेन और प्लेट्यू अगर देखेंगे तो प्लेन हम लोग पास 27% है, और जो माउंटेन्स है वो 43% है, और प्लेट्यू जो है 30% है। तो ये एरिया दिखा गया। अब है लैंड यूज़। लैंड यूज़ हम लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है कि हम लोग के पास जो लैंड यूज करते हैं तो वो 5 कैटेगरी का होता है। एक होता है फॉरेस्ट, जंगल होता है, एक होता है बैरन कि जो बंजर भूमि हो गया जिसको अनकल्टिवेट वेस्ट लैंड भी कहते हैं। फिर एंड जो कुछ ऐसे एरिया जहाँ पर एग्रीकल्चर यूज़ नहीं होता है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। फिर है कल्चरल वेस्ट लैंड कि जो मतलब कि पूरी तरह से बर्बाद हो गया, और नेट जोन एरिया जहाँ पर हम लोग खेती करते हैं उस तरह का ज़मीन आता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कैसे ज़मीन बर्बाद हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट समझना होगा कि हम लोग ज़मीन डिग्रेडेशन जब माइनिंग करते हैं, जब कोड़ते हैं, माइनिंग करते हैं, ज़मीन से निकालते हैं, तो वहाँ पर भी मिट्टी इधर सब होता है, ज़मीन बेकार होता है। फिर अगर जानवर किसी जगह पर बहुत ज़्यादा अगर घास फूस चल रही है तो उसको ओवर ग्रेजिंग कहते हैं, कि अगर जानवर को हम लोग छोड़ें थोड़ा थोड़ा खाए, लेकिन वो क्या होता है कि पूरा घास को जड़ के साथ उखाड़ देता है, जहाँ से सॉइल इरोडेट होता है। फिर ओवर एरीगेशन हो गया, जब हम लोग कभी भी हम लोग खुद अपने खेत या जो गार्डन में जब पानी देते हैं तो रोज़ पानी देते हैं गार्डन में, और वो मैंने फ्लडेड हो जाता है, तो उसको हम लोग ओवर एरीगेशन कहते हैं। तो जब भी हम लोग जब गार्डनिंग में वाटरिंग करें तो ये ध्यान दें कि कम से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए वाटरिंग के बीच में, ताकि जो सॉइल है वो मैंने कि थोड़ा सा मैंने कि जो सूखने के बाद जो वहाँ पर जो बैक्टीरिया या जो हार्मफुल सब जो इंसेक्ट्स है वो मर जाए, तो इसलिए ओवर इरिगेशन हो गया। फिर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो कुछ होता है, कारखाना से जो पॉल्यूशन निकलता है पूरा ज़मीन बढ़ाता है, और डिफॉरेस्टेशन जो जंगल कट रहा है। तो काउजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन जो है मेनली 5 है, इसको समझना है। फिर लैंड कंजर्वेशन कि हम लोग ज़मीन को कैसे बचाया जाए, क्या क्या उपाय करना चाहिए। तो हम लोग को जंगल में मैंने पेड़ लगाना चाहिए, अफोरेस्टेशन करना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग होना चाहिए। जैसे हम लोग 9th में आप पढ़े होंगे कि जो चरवाहा था, पास्टोरलिस्ट था, उसको बैंड लगा दिया गया, तो वो प्रॉपर मैनेजमेंट है ग्रेजिंग का। फिर माइनिंग भी एक नियम से होना चाहिए, कंट्रोल उसमें रहना चाहिए कि ज़्यादा, जैसे अभी देख रहे हैं कि बालू खनन हो रहा है तो बालू में रुकावट लगा हुआ है, नेशनल ग्रिल ट्रिब्यूनल ने बालू निकालने से मना कर दिया है, तो एक कंट्रोल ऑफ माइनिंग हो गया। फिर उसके बाद जाके शेल्टर बेल्ट जो हम लोग खेती होना चाहिए तो उसको एक इस तरह से होता है, झूम टाइप का होना चाहिए, या फिर मैंने शिफ्टिंग कल्टीवेशन नहीं होना चाहिए ताकि ज़मीन छोड़ा नहीं जाए, बर्बाद नहीं हो। फिर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वाटर, जो मैंने कारखाना से या उद्योग से जो पानी होता है जिसको हम लोग माने कि डिफ्यूज करते हैं, तो उसको हम लोग ऐसा करना चाहिए, ट्रीटमेंट करके डिफ्यूज की जगह उसको रीयूज करना चाहिए। तो ये लैंड कंजर्वेशन हो गया। अब यहाँ पर आता है हम लोग के पास सॉइल, टाइप्स ऑफ सॉइल। टाइप्स ऑफ सॉइल जो हम लोग 6 तरीके का देखेंगे। जैसे टाइप्स ऑफ सॉइल है, यहाँ पर देख रहे हैं कि रेड एंड येलो सॉइल, अलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल और फॉरेस्ट सॉइल। हम इसको जो इस चैप्टर्स को है, इसको जो नोट्स है, इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप इसको जो है पूरा देखें, और पूरा वीडियो देखना होगा और उसका बुक को आपको रीडिंग करना होगा, तब आप समझेंगे। तो वीडियो हो सकता है लंबा चले जाए, लेकिन इसको एक ही वीडियो में ख़त्म कर रहे हैं। जैसे अलुवियल सॉइल, जैसे अलुवियल सॉइल आप पढ़े हुए हैं कि एक्सपेंडेड ऑलमोस्ट 45% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ इंडिया, कि इंडिया का जैसा पूरा ज़मीन है उसका 45% में अलुवियल सॉइल है। दी सॉइल कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शनल ऑफ पोटास। अब ये इंपॉर्टेंट है, जैसे इससे क्वेश्चन इसी से लाया था 1 नंबर में, जो उसमें ट्रू फॉल्स करना था कि अलुवियल सॉइल में क्या होता है। तो एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, इसमें पोटास होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, लाइम, 3 चीज़ याद रखिएगा। प्रॉपर ये एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटास, फास्फोरस एसिड और लाइम, दीज हैव बीन डिपोजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर सिस्टम। जो इंडिया में जो 45% जो अलुवियल सॉइल है तो इंडस रिवर से आता है, फिर गंगा से आता है, फिर उसके बाद जाके द ब्रह्मपुत्र से आता है।
कंसिस्ट, ये एक नोट्स है और इसलिए आप बुक्स योर पढ़िएगा, इस नोट्स को बार बार देखें तो आप ज़्यादा समझिएगा। कंसिस्ट वेरियस अमाउंट ऑफ सैंड, इसमें बालू भी आता है, सिल्ट भी आता है और क्ले भी लेके आता है। जब नदी आती है ऊपर पहाड़ से नीचे आता है तो वो अपने साथ बालू लेके आता है, कचरा लेके आता है, जो डेड रिमेन्स ऑफ जिसको प्लांट एनिमल्स हो गया, अकॉर्डिंग टू द एज डिवाइडेड इनटू, अगर कोई नया हो गया तो खदर हो गया मैंने इसको, तो खदर और भांगर से बटा गया अलुवियल सॉइल, आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ शुगर केन। ये अलुवियल सॉइल किस लिए फिट है, तो ये राइस के लिए है जिसको पैडी कहा जाता है, फिर गन्ना के लिए है, फिर गेहूं के लिए है, और सीरियल्स या फिर पल्सेस क्रॉप्स के लिए। ब्लैक सॉइल, ये ब्लैक होता है कलर में, इन कलर ब्लैक होता है, नोन एज द रेगर सॉइल। ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी कहते हैं। ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ डेक्कन ट्रेप, डेक्कन में जो ट्रेप कभी मैंने कि यहाँ पर जब भूकंप वोल्केनोस आया था या डिग्रेडेशन हुआ था तो वहाँ पर ये सॉइल ब्लैक हो गया। इसमें न्यूट्रिएंट्स है, रिच इन सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज कैल्शियम कार्बोनेट। इसको याद रखना है कि जैसे अगर हम लोग अलुवियल सॉइल में देखे थे तो वहाँ पोटास था, फिर जाके फास्फोरिक एसिड था, लाइम था, लेकिन यहाँ पर क्या कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, इसको समझना है। फिर मैग्नीशियम, पोटास, लाइम यहाँ भी है, लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हो गया। आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन्स, ये कॉटन के लिए फिट है। फिर कवर ऑफ द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये पाया जाता है। फिर रेड एंड येलो सॉइल, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये इसमें रेडिश कलर का होता है। सॉइल डेवलप्स अ रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ आयरन। खासकर ये जो छोटा नागपुर एरिया में जहाँ से आयरन रिजर्व्स है, खासकर जैसे मैंने एक छोटा नागपुर का जो वेस्ट सिंहभूम हो गया और जो उड़ीसा का केओंझर डिस्ट्रिक्ट होगा, ये एरिया जो है खासकर यहाँ पर रेड और येलो सॉइल है, क्योंकि यहाँ पर जो इसमें जो हाई जो डिफ्यूजन होता है आयरन, जो किसको क्रिस्टलाइजेशन या मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं, वहाँ पर उसके चलते ही होता है। ये येलो दिखता है क्योंकि ये हाइड्रेट फॉर्म में है। और ये खासकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, हम ऐसे बताएं जनरली, इसको हम बताएं कि झारखंड का वेस्ट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट और उड़ीसा का केओंझर डिस्ट्रिक्ट और छत्तीसगढ़ का जो है कोरबा के पास में है, वहाँ पर ये पाया जाता है। फिर साउदर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन, तो साउदर्न पार्ट कहाँ पर आ गया, खासकर जो झारखंड का। लेटराइट सॉइल क्या है, तो ये हाई टेम्परेचर जहाँ पर बहुत बारिश होती है या रेनफॉल एरिया खासकर मिजोरम में है। दिस रिजल्ट है इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन, यहाँ पर काई हो जाता है, खराब हो जाता है। और ह्यूमस कंटेंट सॉइल लो, मिट्टी कम रह जाता है। मेनली जो पाया जाता है जैसे जो हम लोग पास जो साउदर्न पार्ट है, जो हम लोग पास इक्वेटर के पास में है वहाँ पर, और उड़ीसा का हिली एरिया या अरुणाचल प्रदेश या आसाम में जहाँ खूब बारिश होती है, मिजोरम, इसके लिए जो कैस्यू नट के लिए जो हम लोग ये बहुत फिट है क्रॉप। फिर एरिड सॉइल जो है ये मिट्टी कलर का दिखता है और इसमें थोड़ा सा बालुई भी है और नमकीन में मिट्टी में। और ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, सूखा क्लाइमेट होने के चलते ये एवोपरेट फास्टर हो जाता है, इसमें ह्यूमस की और मॉइस्चर की कमी होता है और इसलिए इसमें बहुत चीज़ करना होता है हमको खेती करने के लिए। फिर फॉरेस्ट सॉइल हो गया, जब जंगल का मिट्टी देखते हैं तो फाउंड इन द हिली और माउंटेन एरिया में दिखता है। टेक्सचर्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द माउंटेन एनवायरनमेंट वेयर दे आर फाउंड एंड लूमी और सिलिटी वैली साइड्स है। तो और ये जो अगर हम लोग माउंटेन या फॉरेस्ट सॉइल देखेंगे तो इसमें जो हम लोग का स्नो कवर होता है ये होता है। अब रीजन ऑफ सॉइल इरोजन, ये बहुत समझना है क्या क्या कारण है कि सॉइल इरोज होता है और कंजर्वेशन, तो ये यहीं पर टॉपिक लास्ट होगा, तो इसको समझना है कि ड्यूनिडेशन ऑफ द सॉइल कवर सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज नोन एज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है कि टॉप लेयर जब सॉइल इरोज करता है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। अब रनिंग वाटर, कहीं पानी बह रहा है तो वो क्या आता है कि जो मिट्टी जो होता है उसमें जो है भींग भींग के वो माने पूरी तरह से खराब हो जाता है और वो निकालता है तो उसको गुलिस कहते हैं, गड्ढा बन जाता है। और अगर लैंड बिकम अनफिट फॉर कल्टिवेशन उसको बैड लैंड कहते हैं। और जो चंबल बेसिन है जिसको चंबल घाटी भी कहता है उसको रिवाइन हो जाता है क्योंकि नदी इस तरह का आता है। फिर जब हवा से कहीं इरोजन होता है उसको विंड इरोजन कहते हैं। और इसी तरह से जब हम अगर जब खेती करते हैं तो गलत तरीके से खेती करते हैं तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं। कुछ जो फैक्ट है इसको याद रखना है कि खिजरी मूवमेंट हुआ था जिसको बिश्नोई मूवमेंट भी कहते हैं, ये राजस्थान में हुआ था 1700 में। चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में, टेहरी गढ़वाल में हुआ था। फिर सेव साइलेंट वैली माउंटेन 1978 केरला में हुआ था। फिर ये आपिलिको मूवमेंट 1983 कर्नाटक में हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 गुजरात में हुआ था। तो इस तरह से ये वीडियो जो ख़त्म होता है और यहाँ पर एक मैप आपको जैसे समझना होगा जो इस मैप में आएगा, खासकर सॉइल का, जैसे कहाँ कहाँ जो सॉइल टाइप्स ऑफ सॉइल्स है जो मैप में देखना, इसको इस बार का सिलेबस में दिया हुआ है और पिछले 2 साल से ये मैप में नहीं आया था। 1 नंबर का मैप, इससे संभावना है कि 2021 के बोर्ड में आ जाए। तो इसको इस मैप जो मेजर सॉइल टाइप्स है जो ग्रीन कलर का जो दिख रहा है जिसको हम माउंटेन फॉरेस्ट सॉइल भी कहते हैं, या फिर जो अलुवियल सॉइल है जो यहाँ पर जो आपको हल्का सा ग्रीन टाइप का जैसे दिख रहा है, ये नॉर्दर्न प्लेन एरिया जो है, इसको 2 चीज़ याद रखना है इसको।
और इस मैप को थोड़ा सा डिटेल जाइएगा ताकि यहाँ से आ सकता है। तो थैंक यू, और इसको कहीं अगर कुछ पूछना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।